केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर पर हम लोग अमोनिया पढ़े थे, इस लेक्चर पर हम लोग नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक अम्ल पढ़ेंगे। नाइट्रिक एसिड का सूत्र क्या होता है? HNO3, ठीक ना। अम्ल है, कैसा अम्ल है? यह जलीय विलयन में आयनित होकर कितना H+ आयन देता है? जलीय विलयन में जब आयनित होता है किस किस आयनों में आयनित होता है देखेंगे। यह H+ और प्लस NO3 माइनस में आयनित होता है। मतलब इसकी इस अम्ल की क्षारकता एक H+ आयन देता है। इस अम्ल की क्षारकता कितनी है? 1 है। तो नाइट्रिक अम्ल का सर्वप्रथम निर्माण ग्लॉबर ने किया था सन 1658 में पोटेशियम नाइट्रेट तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के मिश्रण को गर्म करके। इस कारण इसे हम सोरे का अम्ल भी कहते हैं, ठीक है ना। यह N2O5 का हाइड्रेट है। मतलब N2O5 में यदि हम जल मिला दें, जैसे N2O5 में यदि हम H2O मिला दें तो 2HNO3 बनेगा। क्या बनेगा? 2HNO3 बनेगा इसमें, ठीक ना। इसलिए हम इसको N2O5 का हाइड्रेट भी कहा जाता है। इसका एक नाम एक्वा फोर्टिस भी है। इसका एक नाम क्या है? एक्वा फोर्टिस भी कहते हैं, सूर्य का अम्ल कहते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल के बनाने की विधियाँ इसमें देखेंगे, हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहली विधि इसमें है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड कैसे बनाई जाती है, तो वही चीज़ है जो ऊपर बताया गया है। प्रयोगशाला में नाइट्रिक एसिड का निर्माण पोटेशियम नाइट्रेट, इसको हम साल्ट पीटर कहते हैं, सूत्र क्या होता है? KNO3, या सोडियम नाइट्रेट या चिली साल्ट पीटर बोलते हैं, तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड। और यही सोडियम नाइट्रेट के साथ गर्म करेंगे तो वही NHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और नाइट्रिक एसिड। औद्योगिक निर्माण की यहाँ पे आपको ओस्टवाल्ड विधि का वर्णन किया जा रहा है। औद्योगिक निर्माण की ओस्टवाल्ड विधि, यह इंपॉर्टेंट है। यह नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की आधुनिक विधि है। इस विधि से विभिन्न कक्षों में होने वाली प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं जो नाइट्रिक अम्ल का है। पहला जैसे देखेंगे, इसका फिगर देख लेंगे। 3 कक्ष होते हैं इसमें, फिगर में। इसमें जैसे देखेंगे, यह आपका उत्प्रेरक कक्ष है। यह क्या है? उत्प्रेरक कक्ष है, ठीक ना। हाँ, इसमें यह उत्प्रेरक कक्ष है, यह आक्सीकारक स्तंभ है, यह क्या है? अवशोषण टावर है, ठीक ना। तो इसमें क्या है बनाने की विधि में, इसमें देखेंगे उत्प्रेरक कक्ष में 3 विधि जो ओस्टवाल्ड विधि से किया जाता है। तो इसमें यहाँ से भी आप देख सकते हैं उत्प्रेरक कक्ष क्या है। जैसे देखेंगे तो उत्प्रेरक कक्ष अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को 1:10 के अनुपात में, देखेंगे यहाँ पे लिखा गया 4NH3 + 5O2 के मिश्रण को हम प्लेटिनम जाली पर, PT जाली पर 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया की जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या हो जाती है? ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक ना। है, तो प्लेटिनम की जाली क्या होती है? इसमें उत्प्रेरक का कार्य करती है। प्लेटिनम की जाली क्या काम करती है? उत्प्रेरक का काम करती है। तो रिएक्शन क्या है देखेंगे, 4NH3 + 5O2, ठीक ना। उत्प्रेरक है, यहाँ 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है और PT जाली होता है यह। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? 4NO में परिवर्तित हो जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड में और प्लस 6H2O में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये उत्प्रेरक कक्ष में ऐसे भेजते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ फिगर में दिया गया है, तो उत्प्रेरक कक्ष में जैसे यहाँ पे N2 और O2 को क्या किया जाता है? NH3 और O2 को भेजा जाता है। तो ये उत्प्रेरक कक्ष है, देखेंगे इसमें ये PT की जाली लगी होती है। आप ऐसे सिंपली भी बना सकते हैं PT की जाली, ऐसे ऐसे दूसरे किताबों में दिया है, ठीक ना। तब यहाँ पे क्या होती है? NO बनती है, नाइट्रोजन NO बनती है। तो NO को हम क्या करते हैं? ऑक्सीकरण कक्ष में प्रवाहित करते हैं। NO को क्या प्रवाहित करते हैं? ऑक्सीकरण कक्ष में। तो यहाँ पे जो होता है NO वायु की ऑक्सीजन द्वारा, ऑक्सीकरण कक्ष में क्या होता है? वायु की ऑक्सीजन द्वारा NO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है। किसमें ऑक्सीकृत हो जाती है? NO2 में। देखेंगे यहाँ पे जो फिगर है दिया गया है, देखेंगे ऑक्सीकारक स्तंभ में, तो 2NO जैसे है ना ऑक्सीकारक स्तंभ में, आप देखेंगे 2NO + NO2 में ऑक्सीकृत हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो NO2 ऑक्सीकृत होती है या NO2 ऑक्सीकृत होती है, तो इस NO2 को हम यहाँ देखेंगे एक अवशोषण टावर बना होता है। क्या बना रहता है? अवशोषण टावर, जिसमें यह पत्थर या बालू के टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े, क्वार्ट्ज के टुकड़े इसमें भरे रहते हैं, ठीक है ना। और ऊपर से यहाँ देखेंगे जल गिरता रहता है फव्वारे के रूप में। तो जल क्या होगा? ऊपर से जल ऊपर से नीचे आएगा ऐसे पत्थर के रास्ते, और इधर से NO2 गैस जाती है इधर से,
ठीक ना। तो NO2 और जल दोनों मिल जाती हैं, NO2 और जल क्या होती है दोनों के, देखें वही मिल जाती है। NO2 और जल दोनों मिलकर HNO3 बना लेती है, जैसे वही NO2 और जल मिलके NO2 और प्लस H2O मिलके HNO3 और HNO2, तो HNO2 अस्थायी होता है, फिर ये क्या होता है नाइट्रिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका दिया गया, देखेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। तो पहला क्या था इसमें देखेंगे, उत्प्रेरक कक्ष था। तो उत्प्रेरक कक्ष आपको बताया ही, उत्प्रेरक कक्ष क्या होता है, हा? तो इसमें क्या होता है 4NH3 प्लस 5O2 पीटी जाली की उपस्थिति में 700-800 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो अमोनिया की नाइट्रोजन है NO में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो यहाँ पे उत्प्रेरक कक्ष का हो गया। अब इसी से क्या कहते हैं, आक्सीकारक स्तंभ में क्या करते हैं देखेंगे, उत्प्रेरक कक्ष से प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड तथा शेष वायु के मिश्रण को एक स्तंभ में भेजा जाता है जिसे ऑक्सीकारक कक्ष कहते हैं। इस स्तंभ में नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होती है NO में ऑक्सीकृत हो जाती है, NO2 में, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। अब इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हम यहाँ पे देखेंगे ये अवशोषण स्तंभ में, अब सीधे लिख देंगे, ठीक ना। अवशोषण स्तंभ में भेजा जाता है, तो ऊपर से यहाँ जल टपकता रहता है, यहाँ से NO जाता है, तो दोनों आपस में क्रिया करके जलीय विलयन का स्तंभ पे क्या होता है NO2 क्या होता है H2O से क्रिया करके HNO3 और HNO2 बनाता है। तो HNO2 क्या है, इसका नाम है नाइट्रस अम्ल। HNO3 का नाम आप जानते ही हैं नाइट्रिक एसिड। तो HNO2 क्या होता है पुनः 3HNO2 क्या होता है पुनः नाइट्रिक एसिड में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है, ठीक ना। हाँ, तो ये तो हो गया वो चीज़। अब उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे सधूम नाइट्रिक एसिड क्या होती है। सधूम नाइट्रिक एसिड तो लगभग 98% सांद्र, लगभग 98% सांद्र नाइट्रिक अम्ल के सधूम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। मतलब नाइट्रिक एसिड की सांद्रता, नाइट्रिक एसिड जो रखी रहती है, यदि उसकी सांद्रता क्या है, मान लीजिए कि यह नाइट्रिक एसिड है, इसकी सांद्रता क्या है, मान लीजिए कि 98% है। कितना परसेंट है 98%, तो सधूम नाइट्रिक एसिड कहते हैं। इसमें से क्या होता है जब रखा रहेगा, जैसे मान लीजिए कि जब यह रखा रहेगा ऐसे, तो इसमें से रखा रहेगा तो इसमें से धूम टाइप क्या होती हैं गैसें निकलती रहती हैं। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की NO2 की, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की क्या होता है NO2 की, N2O3 की, इनकी जो क्या होती है भूरे पीले रंग की क्या होती है, पीले भूरे रंग की यह गैस क्या होती है निकलती रहती है। उसी को हम सधूम नाइट्रिक एसिड या इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। इंग्लिश में क्या बोला जाता है इसी को, देखेंगे यहाँ पे लिखा है सधूम नाइट्रिक एसिड या फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, ठीक है। अब आ जाएंगे भौतिक गुणधर्म पे आ जाएंगे। इनका भौतिक गुणधर्म क्या है, तो पहला क्या है देखेंगे, शुद्ध अवस्था में यह रंगहीन है ना तीव्र गंध युक्त सधूम द्रव है। रंगहीन तीव्र गंध युक्त क्या है सधूम द्रव है। इसका क्वथनांक क्या है 78.2 अहिमांक इतना होता है, ठीक ना। और तीसरा पॉइंट क्या है, शुद्ध HNO3 का रंग प्रायः पीला हो जाता है। पीला क्यों हो जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे बताए ना प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है यार, जैसे NO2 गैस निकलता रहता है, NO2 गैस क्या होता है निकलता रहता है, ठीक ना। इसमें से नाइट्रिक एसिड में वाले कि यह शुद्ध नाइट्रिक एसिड है HNO3 से, तो इसमें NO2 गैस निकलता रहता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में जो NO2 होता है पीले भूरे रंग का होता है, इसी में विलय हो जाता है, इसी में क्या हो जाता है वह घुल जाता है। घुल जाने के कारण क्या होता है वह पीला रंग का हो जाता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में इसके अपघटन की क्रिया दी गई है, देखेंगे 4HNO3 अपघटित हो जाता है, क्या बन जाता है 4NO2 प्लस H2 प्लस 2H2O। और चौथा क्या है, यह जल में क्या है विलय है, जल में क्या है विलय है। और पांचवा क्या है देखेंगे, यह त्वचा को क्या करता है जला देता है। जैसे त्वचा में आप अपनी हथेली ले लें, हथेली पर जब नाइट्रिक एसिड लग जाएगा हथेली के ऊपर वाले चमड़े पर, तो वह पीले रंग का हो जाएगा। कैसा हो जाएगा वह पीले रंग का चमड़ा हो जाता है, ठीक ना। तो चमड़ा से क्रिया करके भी क्या होता है एक वो प्रोडक्ट बनाता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड, चमड़े से क्रिया करके हाथ से जैंथोप्रोटीन क्या बनाता है जैंथोप्रोटीन पीले रंग का। नाइट्रिक एसिड यदि आपके हाथ पे लग जाएगा ऊपर वाले त्वचा पे जो हार्ड होता है, ठीक ना, तो जैंथोप्रोटीन बना लेता है पीले रंग का, ठीक ना। अब प्रयोगशाला में प्रयुक्त नाइट्रिक एसिड कितना परसेंट शुद्ध होता है आप ये जानेंगे, 70% शुद्ध होता है, बहुत ही शुद्ध नहीं होता है, ठीक ना। अब आ जाएंगे आप ऑक्सीकारक गुण। इसका ऑक्सीकारक गुण क्या होता है, सॉरी भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण तो हो गया। अब रासायनिक गुण पे आ जाएंगे। तो रासायनिक गुण में नाइट्रिक एसिड क्या है अम्ल है। अम्ल कैसा है या एक क्षारकीय अम्ल है, बताए ना HNO3 जलीय विलयन में कितना H प्लस आयन देगा, एक देगा। तो पहला अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति मतलब क्या होगा तब यह या एक क्षारकीय अम्ल है, बताए ना अम्ल एक प्रबल एक क्षारकीय अम्ल है मोनो एसिड,
या क्षारों के साथ क्रिया करके नाइट्रेट लवण का निर्माण करता है। और जल के साथ मान लीजिए हो गया चीज़, तो NaOH के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, ठीक ना। और उष्मा का प्रभाव जैसा कि ऊपर आपको बताया ही है, हैं, गर्म करने पर मान लीजिए इसको रख दें, उष्मा का ताप पड़ा तो क्या होता है, NO2 गैस उसमें निकल जाती है। तो उष्मा इसे गर्म करने पर यह अपघटित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, जो उसमें घुल जाती है, इसीलिए वो पीले रंग का हल्का हो जाता है। नाइट्रिक एसिड देखेंगे लैब में, जैसे यदि आप इसमें ले लें हल्के, वो पीले रंग का, तो 4NH3 गर्म करेंगे तो 4NO2 + O2 + 2H2O यह हो जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका ऑक्सीकारक गुण देखेंगे। ऑक्सीकारक गुण क्या है, यह इम्पॉर्टेंट है। तो यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है तथा अपचायकों के साथ क्रिया करके नवजात ऑक्सीजन देता है। तो नवजात ऑक्सीजन कितने तरह से देता है देखेंगे, 2HNO3 दिया है, ठीक है। 2HNO3 जब अपघटित होता है तो 2NO2 में प्लस H2O + O, ये नवजात ऑक्सीजन है, यही ऑक्सीकृत करता है। या 2HNO3 देता है देखेंगे, N2O5 + H2O, ठीक है। तो नाइट्रिक अम्ल का ऑक्सीकारक गुण इसकी अधातुओं, उपधातुओं तथा धातुओं के साथ क्रिया द्वारा क्या होती है, स्पष्ट होती है। तो सबसे पहले अधातुओं का ऑक्सीकरण इसमें है। सबसे पहले क्या है, अधातुओं का ऑक्सीकरण। तो अधातुओं का ऑक्सीकरण में देखेंगे क्या दिया है, सबसे पहले अधातुओं में देखेंगे, अधातुओं में ऑक्सीकारक गुण, अधातुओं में सबसे पहले ऑक्सीकरण है देखेंगे कार्बन का। किसका है, कार्बन का। तो नाइट्रिक अम्ल कार्बन को ऑक्सीकृत करके CO2 में बना निर्माण कर देता है और स्वयं क्या होता है, NO2 में अपचयित हो जाता है। तो C देखेंगे रिएक्शन है C+4HNO3 4NO2 CO2। यहाँ पे C की ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पे C की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो कार्बन को ऑक्सीकृत कर रहा है, यहाँ N की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे क्या +5 है, यहाँ पे N की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे NO2 में क्या है, +4 है। मतलब यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है C से CO2 में, HNO3 से NO2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो यह ऑक्सीकारक गुण है इसका, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है। कार्बन से अधातु है ना कार्बन, उसके बाद फास्फोरस से क्रिया देखेंगे। तो फास्फोरस से क्या होता है, तो नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, फास्फोरस, नाइट्रिक अम्ल फास्फोरस की ऑक्सीकृत करके फास्फोरिक अम्ल बनाता है तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, आपको याद करना है फास्फोरिक अम्ल में, यहाँ P का क्या है, 0 है, यहाँ पे P का क्या देखेंगे, +5 है, ठीक ना। NO2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, N का यहाँ देखेंगे क्या है, +5 है, यहाँ पे क्या है देखेंगे +4 है, ठीक ना। तो 1 या 5 क्या है, 2 का उसमें गुणा करें, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2P + 10HNO3 यहाँ पे है यार। तो P+5 भी लिख सकते हैं, 2 नहीं लिख सकते, P+5, ठीक ना। P+5HNO3, P+5HNO3 और प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, H3PO4 + 5NO2 + 2H2O। इंपॉर्टेंट क्रिया है, ठीक ना। सल्फर के साथ क्रिया, सल्फर को क्या करेगा, या H2SO4 में ऑक्सीकृत किया जाता है, यस है, यस का यहाँ पे 0 है, यहाँ पे H2SO4 में क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि HNO3 का अपचयन होगा, इसमें +1 होगा, यानी कि किससे गुणा हो जाएगा, इसका +6 से गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फर का भी ऑक्सीकरण वैसे आप स्क्रीनशॉट लेकर याद करना है, इसमें मुख्य क्या है, इसमें याद करना आप कैसे आप इसमें याद करते हैं, ठीक ना। तो याद आपको करना है, याद ही करना इंपॉर्टेंट है, नोट इंपॉर्टेंट। सल्फर को क्या करती है, वह H2SO4 में ऑक्सीकृत कर देती है, ठीक है ना। अब I2 से क्रिया देखेंगे, तो I2 के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है, नाइट्रिक अम्ल आयोडीन को। तो आयोडीन को क्या होता है, आयोडिक अम्ल में HiO3, I2 है यानी कि देखेंगे I2 2 अणु है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे क्या होता है Hi में देखेंगे आप निकालेंगे O3 है H, यहाँ पे +5 हो जाएगा। तो 2 का 0 और 2 को 10, तो एक अणु में कितने की वृद्धि हो रही है, एक I2 में, एक परमाणु में 5 की, तो एक I2 में कितना हो जाएगा, 10 की, यानी कि HNO3 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, 10 से। 10 से गुणा करके NO2 को भी 10 से गुणा कर देंगे। जैसे रिएक्शन लिखेंगे I2, अब जानेंगे I2 + HNO3 तो होता ही है, जैसे I2 + HNO3 होता है ना, तो HNO3 किस में परिवर्तित करेगा, आयोडिक अम्ल में। तो सूत्र क्या होता है, HiO3 होता है, अब प्लस NO2 हो गया, अब प्लस क्या हो गया, H2O हो गया। तो इसमें I की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ 0 से क्या बढ़ रही है, +5 बढ़ रही है, एक एक परमाणु की है, एक I की है, 2I की 0, 2I की यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10, तो कितने की वृद्धि हुई, 10, यानी कि जो इसमें कमी हो रही है उसको हम 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 HNO3 है तो 10 NO2 भी कर लेंगे, H2O को क्या करते हैं, बैलेंस कर लेंगे। तो ऐसे ही यह बैलेंस किया गया समीकरण, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक ना। तो इम्पॉर्टेंट था, एक क्वेश्चन पूछा जाता क्या होता है जग में, ठीक ना। अब आ जाएंगे आप इसमें उपधातुओं का ऑक्सीकरण। तो उपधातु में एक ही का दिया देखेंगे, आर्सेनिक, इंपॉर्टेंट है।
तो गर्म तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल आर्सेनिक तथा एंटीमनी को क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। तो आर्सेनिक से क्रिया करके आर्सेनिक अम्ल H3ASO4, जैसे फास्फोरस से क्रिया करता है तो H3PO4 बनाता है, वैसे ही आर्सेनिक से क्रिया करके H3ASO4 उसी तरह सेम टाइप का आर्सेनिक अम्ल की क्रिया से बनाता है। रिएक्शन यहाँ पे लिखा गया है, देखेंगे As+5HNO3 H3ASO4 5NO2+H2O। ठीक है, अब आ जाएंगे आप धातुओं का ऑक्सीकरण। धातुओं का ऑक्सीकरण क्या होता है देखेंगे, तो उत्कृष्ट धातुएं जो होती हैं जैसे Au, Pt, गोल्ड, प्लेटिनम के अतिरिक्त अन्य लगभग समस्त धातुएं क्या होती हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करती हैं। क्रिया की प्रकृति नाइट्रिक अम्ल की सांद्रता व ताप तथा धातु की सक्रियता पर निर्भर करती है। अतः कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं निम्नलिखित हैं। कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं क्या है, निम्नलिखित है। तो सांद्रता पर क्रिया करती है, जैसे नाइट्रिक एसिड जानेंगे आप। तो कापर से क्रिया देखेंगे, कापर से क्रिया जो लिखा गया सबसे पहले तांबे से क्रिया। तो तांबे से क्रिया में जैसे कापर के नाइट्रिक एसिड की अलग अलग सांद्रता, तो कापर लगभग 10-20% तन व ठंडे नाइट्रिक एसिड से क्रिया करके कापर नाइट्रेट N2O तथा जल का निर्माण करता है। तो देखेंगे Cu है, HNO3 से क्रिया करके कापर नाइट्रेट बना रहा है। हाँ, अपने किसमें अब चेंज हो जाता है N2O में। यहाँ N की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +5। यहाँ की N की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे क्या, +4, यानी कि इसमें कमी हो रही +4 की, यानी कि Cu को कैसे गुणा कर देंगे, +4 से, तो 4CuNO3। इसके अनुसार हम क्या करेंगे, तो 4CuNO3 तो यहाँ देखेंगे यहाँ 4 के साथ क्या हो जाएगा 8, यहाँ 2 10, यानी कि 10 HNO3 हम लिख लेंगे। यदि यही देखेंगे कापर की ठंडे और 50% सांद्रता हो, मतलब 50% जल हो 50% नाइट्रिक एसिड हो, तब क्या बनता है, NO और H2O बनता है, कापर नाइट्रेट ही बनता है, NO बनता है। अब यहाँ N की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +5, और यहाँ N की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +2। कितने की कमी हो रही है, 3 की, यानी कि कापर में क्या हो जाएगा, हम कापर वाले को कितने का गुणा कर देंगे, 3 से, तो 3CuNO3 होल ट्वाइस, तो 3 दूनी कितना, 3 दूनी 6 NO2 यहाँ हो गया N, और 2 यहाँ कर लेंगे क्या, 8, यानी कि 8 HNO3, ऐसे हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद दिया है ठंडे और सांद्र HNO3 से, मतलब सांद्र HNO3 से क्रिया कराने पर क्या होता है, कापर नाइट्रेट और NO2 बनता है सीधे सीधे। तो यहाँ पे N की ऑक्सीकरण संख्या क्या है देखेंगे, +5, यहाँ पे क्या है N की ऑक्सीकरण संख्या जो जिसमें ऑप्शन हो रहा है +4 हो रहा है, एक की कमी हो रही है, मतलब Cu के एक से किसी का गुणा नहीं करना पड़ेगा, तो सीधे हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे उसी के आधार पर। और गर्म और सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती है, तो यह गर्म और सांद्र CuNO से क्रिया करके क्या होता है, NO2 देता है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ऊपर वाला ही इंपॉर्टेंट है। जस्ते वाला भी क्रिया जैसे देखेंगे जस्ते से क्रिया, तो जस्ते से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जिंक ठंडे और अति तनु HNO3 से क्रिया करके अमोनियम नाइट्रेट का निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है अमोनियम नाइट्रेट, तो 4Zn + 10 HNO3, ठीक है ना, 4ZnNO3 ट्वाइस अमोनियम नाइट्रेट +3H2O। ठीक है, और ठंडे तथा तनु यदि वही रहे, यह चीज 20% रहे, 20% HNO3 यदि रहे, तब क्या बनाता देखेंगे, वह जिंक नाइट्रेट और N2O बनाता है, जिंक नाइट्रेट और NO2O। ऐसे कापर वाला यदि जैसे मान लीजिए वही 50% रहे, तब जिंक नाइट्रेट बना देगा और NO बना देगा। और यदि सांद्र रहे, सेम कापर की तरह से है, सांद्र रहे तो क्या हो जाएगा, NO2 बना देगा। तो 4Zn, यह रिएक्शन 4Zn है +4HNO3 और ZnNO3 का होल ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट का सूत्र होगा ना, Zn+2 होता है तो नाइट्रेट का लिखेंगे, NO2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा। ठीक है, अब लोहे से क्रिया में देखेंगे, जब लोहे से क्रिया करता है यह, तो लोहे से क्रिया में जैसे देखें ठंडा है तनु है, तब वो फेरस नाइट्रेट बनाएगा, क्या बनाएगा, फेरस नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक ना, फेरस नाइट्रेट क्या होगा, Fe+2 होगा, तो सूत्र क्या हो जाएगा फेरस नाइट्रेट का, FeNO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा फेरस नाइट्रेट। अब वही जैसे वो चीज़ हो यदि 20% हो, तब भी क्या होगा, फेरस नाइट्रेट बनाएगा लेकिन N2O बन जाएगा, फेरस नाइट्रेट तो बनाएगा लेकिन क्या बन जाएगा, N2O बन जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप रिएक्शन लिख लेंगे, और जब PDF भेजा जाएगा तो रिएक्शन लिख लेंगे, आपको रिएक्शन ही याद करना इसमें ज़रूरी है। यहीं पे यदि जैसे देखेंगे जब सांद्र हो, गर्म तथा सांद्र 50% नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर वैसे क्या हो जाएगा, फेरिक नाइट्रेट बनाएगा, FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस क्या हो जाएगा, H2O। ठीक है, तो आप ये रिएक्शन लिख लेंगे, Fe जैसे क्या चीज़ किसमें परिवर्तित हो रहा है, Fe + HNO3, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, फेरिक नाइट्रेट, FeNO3 का होल ट्वाइस
प्लस NO2 प्लस H2O। एग्जाम में आप चाहें तो बिना बैलेंस किए भी रिएक्शन लिख सकते हैं, या बिना बैलेंस किए आप जानना किस में परिवर्तित हो रहा है, ठीक ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे क्या है, टिन धातु के साथ क्रिया। चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है टिन धातु के साथ क्रिया। लेड के साथ इंपॉर्टेंट क्रिया है इसकी, लेड के साथ, ठीक ना। तो लेड के साथ देखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। तो रिएक्शन विथ लेड, 50% HNO3 लेड से अपक्रिया करके लेड नाइट्रेट, नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जल बनाता है। जैसे ये देखेंगे यहाँ पे N की ऑक्सीकरण संख्या लेंगे तो क्या होगा, +5, और नाइट्रिक ऑक्साइड में क्या हो जाएगा, +2। कितने की कमी हो गई, +5 से +2 में +3 की, यानी कि लेड का कितने से गुणा होगा, 3। 3 Pb इधर और 3 PnO3 इधर, तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे एक N है तो 7, तो हम यहाँ पर 7 करेंगे नहीं, H चुकी भी है, तो यहाँ 8 HNO3 कर लेते हैं, 4H2O और 2NO, तो यह बैलेंस हो जाता है। यदि वहीं पे सांद्र रहे, या सांद्र HNO3 की यदि क्रिया कराया जाए, सांद्र HNO3 की लेड से क्रिया कराने पर लेड नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वो जल देता है, जैसे अन्य का था सांद्र वाला, वैसे सेम है। मतलब क्या हो जाएगा, HNO3 किसमें परिवर्तित हो जाएगा, NO2 में, और लेड नाइट्रेट बन जाएगा सबका सांद्र वाला। जैसे था ना Pb+4HNO3, जैसे आप क्या करेंगे, इसमें क्रिया लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आप गोल्ड ऑफ प्लेटिनम। तो गोल्ड और प्लेटिनम क्या उत्कृष्ट धातुएं, अक्रिय धातुएं, ठीक है ना। ये नाइट्रिक एसिड से क्रिया नहीं करती हैं, या अम्ल राज से क्रिया करती हैं। किससे क्रिया करती हैं, अम्ल राज से। तो एक भाग HCl, एक भाग क्या चाहिए, HCl, और 3 भाग HNO3 के मिश्रण को हम अम्ल राज कहते हैं। जैसे एक टेस्ट ट्यूब में यदि हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लें 5 ml, यह ले लें HCl 5 ml, तो यह कितना ml लेंगे HNO3 हम, 15 ml। कितना ml लेंगे, 15 ml। दोनों को मिला लें, दोनों को एक टेस्ट ट्यूब में अलग मिला लें एक जगह, तो जो बन जाएगा मिश्रण वही क्या कहलाएगा, अम्लराज, एक्वारेजिया, ठीक ना। तो वह बहुत अधिक क्रियाशील होता है अम्लराज। क्या होता है देखेंगे, आप देखेंगे। तो प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम के साथ नाइट्रिक अम्ल कोई अपक्रिया नहीं दर्शाता है। ये धातु अम्लराज में विलय हो जाते हैं। अम्लराज में 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 होता है, ठीक ना। 1 भाग HNO3 होता है, सॉरी 1 भाग HNO3 होता है, 3 भाग क्या होता है, सांद्र HCl, ठीक ना। यहाँ HCl में 1 है तो इसका 3 लेते हैं, HNO3 में 3 है तो इसका 1 लेते हैं। उल्टा ऐसे याद करेंगे, मतलब 1 भाग क्या हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, और 3 भाग क्या हो जाएगा आपका HCl। सर पहले जो बताए थे थोड़ा उल्टा हो गया था। तो आप जैसे मान लिए कि यदि 1 ml HNO3 लेंगे तो 3 ml HCl, 2 ml यह लेंगे तो 6 ml HCl। तो मिलाते हैं तो क्या बनता है, दोनों जैसे ऊपर मिलाए ना, तो मिलाएंगे हम तो 3HCl प्लस HNO3 मिलाते हैं तो NOCl नाइट्रोसिल क्लोराइड बनता है। और यहाँ पर 2Cl मतलब यह नवजात क्लोरीन है। यह कैसा क्लोरीन है, नवजात क्लोरीन। इसी नवजात क्लोरीन के कारण क्या होता है, अम्लराज की अधिक क्रियाशीलता होती है। तो गोल्ड और प्लेटिनम हम देते हैं, तो जो मुक्त हुई क्लोरीन होती है, तो मुक्त हुई जो क्लोरीन होती है गोल्ड तथा प्लेटिनम से क्रिया करके घुलनशील क्लोराइड का निर्माण करती है। जैसे Au है तो 3Cl से क्रिया करके AuCl3 बना लेगी, ठीक ना। हाँ, और फिर वह Pt है तो 4Cl से क्रिया करके PtCl4 बना लेगा, और फिर यह Cl से उसमें क्रिया करके यह क्लोरोआरिकम HAuCl4, और प्लेटिनम वाला क्या करेगा, क्लोरोप्लेटिनिकम PtCl4 और 2HCl है तो क्या बना लेगा, H2PtCl6। तो अम्लराज क्या होता है, अम्लराज की क्रियाशीलता किसके कारण होती है, नवजात क्लोरीन के कारण होती है। बड़े ब्रैकेट में करके ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। अब आएंगे इसमें अपचायक यौगिकों का ऑक्सीकरण। जैसे जो अपचायक होते हैं ऑलरेडी उनका ऑक्सीकरण भी किया जाता है। तो पहला है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्रिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड देखेंगे, HNO3 द्वारा SO2 को सल्फ्यूरिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर दिया जाता है। तो SO2 जब HNO3 से क्रिया कर लेगा तो H2SO4 बन जाएगा और 2NO2 बन जाएगा। और H2S के साथ क्रिया करके, तो H2S जब HNO3 से क्रिया करता है तो यह सल्फर में इसको क्या करता है, ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ पे S की -2 है, यहाँ पे S की क्या हो जाएगी 0, ठीक ना। तो 2H2S प्लस 2HNO3 तो 2NO2S और प्लस क्या हो जाएगा 2H2O। अब फेरिक सल्फेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है देखेंगे, फेरिक सल्फेट के साथ, तो यह फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट, अम्लीय फेरस सल्फेट को, तो FeSO4 अम्लीय बनाने के लिए H2SO4 HNO3, तो फेरिक सल्फेट प्लस 2NO, ठीक है। तो इतना जैसे इम्पॉर्टेंट आज की
इस क्लास की जैसे इतनी क्रियाएँ इंपॉर्टेंट थी जो आप कर लेंगे, ठीक ना। उसके अलावा जो नोट्स आपको प्रेषित किया जाएगा, इसके नोट्स ही इम्पॉर्टेंट है, पढ़ के रट के आपको समझना, ठीक ना। तो आप पढ़ के रट के आपको क्या करेंगे, आप इसको मेन याद करना, कितना रिएक्शन आप याद कर जाते हैं। तो इसका मेन पूछा जाता है वही अधातुओं का ऑक्सीकरण, धातुओं का ऑक्सीकरण, हाँ ऑक्सीकारक गुण, मतलब नाइट्रिक एसिड का 2 ऑक्सीकारक गुण दीजिए। और धातुओं की क्रिया में आप पढ़े हैं, जैसे उसमें ऊपर जब देखेंगे कार्बन के साथ पढ़े हैं, सल्फर के साथ पढ़े हैं, फास्फोरस के साथ पढ़े हैं, आयोडीन के साथ पढ़े हैं। ये तीनों चारों क्या है, कापर को किस में परिवर्तित करता है, CO2 में। सल्फर को किस में परिवर्तित करता है, H2SO4 में, है। और पी को किस में परिवर्तित करता है, H3PO4 में। आयोडीन को किस में परिवर्तित करता है, HiO3 में। और NO2 और प्लस H2O हो जाता है, वो आप बैलेंस कर लेंगे, ठीक ना। ये चीज़ें थी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।